हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 10th की जो हिंदी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप ये सारे सब्जेक्टिव सवालों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके मोस्ट रिपीटेड है, तो प्रबल संभावना है कि यहां से आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। इसमें जितने भी प्रश्न करवाएंगे आप सबको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि आप उसे याद करो या ना करो, रटो या ना कर रटो, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से अगर समझ लेते हैं तो आप अपने शब्दों में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चे। कई बार पूछा गया है आपके सवाल कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है ना। देखिए, ये सवाल जो आपके 2010 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, देखिए 14, 15, 16 लगातार पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया, फिर 20 में पूछा गया, फिर 22 में पूछा गया, और ये 2025 के लिए प्रबल संभावना है कि ये सवाल रहने वाला है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो देखिए इसका उत्तर, शहनाई मंगल ध्वनि का वाद है ना। क्या है? शहनाई जो है मंगल ध्वनि का वाद है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उसमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। भारत में जितना भी शहनाई वादक हुआ है, लेकिन उसमें सबसे जो ऊपर जिसका नाम है वो बिस्मिल्लाह खां का नाम है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई हुआ ही नहीं है ना। इसलिए उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, मंगल ध्वनि का हीरो कहा जाता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अगला सवाल क्या दिया गया है? दूसरा नंबर, कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है ना। लेखक को क्या नवाब साहब के कौन सा हाव भाव, कौन से कैरेक्टर से लगा कि बात करने के लिए उनसे तनिक भी उत्सुक नहीं है नवाब साहब? तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। अब देखिए, लेखक जब डिब्बे में आया है ना, जब वो रेलगाड़ी के बोगी में आया, तो वहां पे क्या हुआ, नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। जैसा लगा कि वो खुश है ही नहीं। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है ना। अब बताइए, कोई आएगा और आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा, लगेगा वो दुखी हो जाएगा, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि नहीं, वो मेरे मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी प्रकार वहां लेखक के साथ हुआ है ना, कि वो जैसे ही डिब्बे में आया तो नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा कि उनके एकांत में कोई बाधा पड़ गया है, और उन्होंने लेखक से बातचीत भी नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं, है ना। वे खिड़की के बाहर तरफ देखने का नाटक करने लगा नवाब साहब। ठीक है, तो इससे लगा लेखक को कि नवाब साहब जो है उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लेखिका मन्नू भंडारी की अपनी पिता के वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, है ना। तो मन्नू भंडारी जो लेखिका थी, है ना, उस पिता से क्या वैचारिक टकराहट था, है ना, क्या विचारों में दिक्कतें थी, उसको आप लोगों को लिखना है। तो लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। जी हाँ, दोनों के जो बीच था ना, दोनों का विचार अलग अलग थे। पिता लेखिका को समाज, देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, है ना। क्या करते थे पिता? देश और समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। अब बताओ, वो समाज, देश के प्रति जागरूक बनाना चाहते, लेकिन वो घर में ही रहकर वे उसके लिए मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यहीं आकर दोनों की टक्कर होती थी, है ना। यहां पर जो पिता चाहते थे कि वो घर में ही रहे, है ना, घर में ही रहे, लेकिन वो देश के प्रति के जागरूक बने रहे। लेकिन लेखिका जो है ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहती थी कि हम बाहर निकले, भावनाओं को प्रकट करें और देश की स्वतंत्रता में सक्रिय रूप से भाग ले, है ना, देश के स्वतंत्रता संग्राम में वो सक्रिय रूप से भाग ले। यहीं आकर दोनों की टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। क्या टकराए? पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मन मर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह भी नहीं की और उन्होंने शादी कर लिया। तो यहां पे भी दोनों के बीच के विचार का टकराहट हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सेनानी ना होते हुए भी, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 11 में पूछा गया। प्रबल संभावना है कि सवाल एग्जाम में बन सकता है। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, है ना। सेनानी ना होते हुए भी लोग जो है चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी,
है ना, उसमें जो है देशभक्ति की भावना जो है कूट कूट कर भरी थी और वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था, इज्जत करता था। यह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहना कर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था। इसी कारण से उसे लोग कैप्टन कहते थे। तो सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें देशभक्ति का जो गुण था, भावना था, वो कुट कुट कर भरा होता है ना। और वह जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लेने वाले जो भी सेनानियां थे, जितने भी सेनानी थे, उनका वो सम्मान करता था और नेताजी का मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाते। यही सब देख करके लोग उसे जो है क्या है, उसे कैप्टन कहने लगे। क्या कहने लगे? कैप्टन कहने लगे। मुझे आशा है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ना। जो पान वाले बोलता है ना कि वो क्या जाएगा लंगड़ा फौज में, पागल है पागल, तो ये बात गलत है, उन्हें नहीं कहना चाहिए, उनकी भावना को ठेस पहुंचेगा। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले की भावनाओं का सम्मान करता, है ना, लेकिन वैसा नहीं किया। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां और कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, है ना। अगर ऐसे व्यक्ति है तो उसको कमियां और कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्तियों को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले का यह टिप्पणी जो है गैर जिम्मेदाराना है। जी हाँ, ये गलत है। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल कि गंगटोक को मेहनत कश का बादशाह का शहर क्यों कहा गया है? तो मेहनत का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाले। क्या होता है? मेहनत का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाले। बादशाह का अर्थ होता है मन मर्जी के मालिक। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र के नाते यहाँ की स्थितियां बड़ी कठिन है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से नहीं घबराते हैं, ऐसी कठिनाइयां के बीच भी मस्त रहते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनत कश का बादशाह कहा गया। गंगटोक को मेहनत कश का बादशाह इसलिए कहा गया है कि वहाँ के जो लोग हैं, है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, काफ़ी मेहनती हैं। जी हाँ, गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है ना, क्षेत्र, वहाँ पे पर्वतीय स्थल है, लेकिन उस क्षेत्र के होने के नाते जो है वहाँ की स्थितियाँ बहुत कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ के लोग इस मेहनत से नहीं घबराते हैं। इसीलिए गंगटोक को मेहनत कश का बादशाह का शहर कहा गया है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। क्या नहीं लिख सकोगे? बोले जी सर लिख सकते हैं। देखिए ये सारे ईयर में आप लोगों का पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हम लोग काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं, है ना। तो देखिए काशी में जो हो रहा था परिवर्तन, तो कौन सा चीज था, कौन सा जो चेंजेस था जिसमें बिस्मिल्लाह खां को जो है व्यथित कर रहा था। काशी में जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी। काशी जो थी ना, संगीत के लिए, साहित्य के लिए और आदर की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थी। अब वहां की परंपरा में परिवर्तन आ गया था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा, है ना। गायकों के प्रति जो है संगीतकारों के जो प्रति था, जो आदर था पहले, अब वो नहीं रहा, है ना। घंटे किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता। संगीत, साहित्य, आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई है। इन सब कर जो है बिस्मिल्लाह खां जो है व्यथित उठते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा काशी जो है संगीत के लिए, साहित्य के लिए और आदर के लिए, परंपरा के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन आज वो सारा खत्म हो गया है। तो इसीलिए वो बिस्मिल्लाह खां जो थे व्यथित उठते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम की गोपियां ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है ना। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती है, जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है ना। क्या है यहाँ पर कि जो क्या बोलती है, वे कृष्ण को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है ना। ये आप लोग पॉइंट दे देंगे। वे स्वयं को हारिल पक्षी के, दूसरा पॉइंट दे देंगे, ये स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती है, जिसने कृष्ण रूपी प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए, है ना। और उसके बाद वे जागते सोते दिन रात और यहां तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती है। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण के प्रति जो है अन्याय प्रेम जो है गोपियों के प्रति इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है ना। कृष्ण से वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है?
तो देखिए, अट नहीं रही है कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का वर्णन करती है। इसमें कवि ने कहा है कि फागुन की शोभा अपने में समा नहीं पा रही है, इसलिए वह बाहर छलक झलक पड़ती है। कहीं सुसंगठित हवाएं हैं तो कहीं घर में रंग बिरंगे फूल उगे हैं, है ना। अट नहीं रही, यहाँ पे प्रकृति के बारे में लिखना है ना। आकाश में पक्षियों में की टोलियां कलरव करती हुई उड़ान भर रही है। वृक्षों पर नए पत्ते उग रहे हैं, है ना, और कहीं लाल हरे पत्ते सुशोभित हो रहे हैं, कहीं सुसंगित फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार जगह जगह सौंदर्य की छवि बिखरी हुई है ना। तो अट नहीं रही जो कविता है उसमें प्रकृति के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है, तो आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना, कि सुसंगित हवाएं चल रही है, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, आकाश में पक्षी, है ना। ये कवि कहा है, ऐसा लिखना है। इनमें से कवि कहा है कि फागुन की शोभा जो है अपने में समा नहीं पा रही है। कैसे समा नहीं पा रही है वो चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो बताएंगे कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति में, तो आप लोग तो खुद से अंतर बता सकते हो कि बच्चा का जो मुस्कुराता चेहरा होता है और बड़े व्यक्ति का मुस्कुराता चेहरा, दोनों में क्या अंतर होता है ना। तो बच्चे की मुस्कान निश्चल और स्वाभाविक और उन्मुख सभी को प्रभावित करने वाली होती है ना। बच्चे की जो मुस्कान होती है निश्चल होती है, मतलब कि बनावटी नहीं होती है ना। अच्छा बताओ, बच्चा जो मुस्कुराता है तो वो बनावट करे, लेकिन हम लोग आज जो है ना मुस्कुराते हैं ना कोई बात को लेकर के, तो कभी कभी बनावटी मुस्कुराहट करते हैं, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, इस टाइप से। लेकिन बच्चे की मुस्कान ऐसा नहीं होता है, वो स्वाभाविक होता है। बच्चे की मुस्कान दिव्य सौंदर्य के परिपूर्ण होती है, उसके मुस्कान में आकर्षण होता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती बल्कि परिस्थिति सापेक्ष होती है। बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता होती है। जी हाँ, बनावटी होती है। कृत्रिमता मतलब होता है बनावटी होती है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान से ही बिखेर पाता है, बड़े व्यक्ति की मुस्कान का नैसर्गिक सौंदर्य नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? तो यदि अगर सफलता के चरम शिखर पर कोई पहुंचता है तो वो व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, तो उसके जो सहयोगी होते हैं, जो सहपाठी होते हैं, उसको किस प्रकार संभालते हैं, किस प्रकार सहायता करते हैं? तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाते हैं। ऐसे समय में उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। अच्छे सहयोगी उसके लिए क्या है, अपने जान पर बाजी लगा देते हैं। जी हाँ, यहाँ सहयोगी का मतलब होता है सहयोगी करने वाला, जो आपके मित्र है, सहपाठी है। अगर आप सफलता की तरफ जा रहे हैं, अगर आप वहां पे गड़बड़ा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, तो आपका साथी ही आपका मदद करता है। यही चीज आप लोगों को सिंपल सा लिख देना है कि क्या है कि उस समय जो है जब सफलता में लड़खड़ाने लगते हैं तो सहयोगी क्या करता है, उस पर बल देता है, उत्साह देता है, शाबाशी देता है, कहता है करो भाई करो, तुमसे होगा, तुमसे क्यों नहीं होगा, इस तरीके का सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। क्या बोली है कि वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, वे क्षोभ से रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते, है ना। सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि वीर योद्धा किसके विशेषता क्या बताया है, तो वीर योद्धा जो होता है ना धैर्यवान होता है, वो क्षोभ से रहित होता है। वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं बोलते। जी हाँ, वीर पुरुष जो है वो बेकार बात को नहीं बोलेगा। सूरवीर युद्ध में मैदान में वीरता का कार्य करके दिखाते हैं, अपनी वीरता के बारे में मुंह से नहीं बताते। देखो जो वीर है वो ऐसा नहीं फेंकने वाला काम नहीं करेगा, मुंह से बोलने वाला नहीं काम करेगा, वो क्या है मैदान में उतरेगा और वहां करके दिखाएगा उस चीज को। ठीक है, वे युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप की डिंग नहीं मारते हैं, है ना। वो डिंग नहीं मारते, वही बात बोल रहा, फेंकते नहीं है जैसे आप लोग फेंकते हो ना। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दिया सवाल कि माता का आंचल पाठ में आए प्रसंगकों के उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गए, है ना। तो ये भी सवाल मैंने करवाया भी बहुत बार, है ना, कि माता का आंचल जो है पाठ में सबसे रोमांचक प्रसंग हुआ था जब एक सांप के बच्चों पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और मां की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग ने हमारे हृदय को दिल तक हिलोर दिया है ना। इस पाठ में गुदगुदाने के कई प्रसंग है, विशेष रूप से बच्चे कि पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज शादी का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर के उनमें से शामिल हो जाता है। और ये पिता का जो ये बात है, ये चीजें जो करता है, ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है जो मन को क्या कर दिया है, गुदगुदा दिया है। ठीक है, तो आपको माता के जो आंचल में है कौन सा बात अच्छा लगा वो आपको बस सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक के आज हम लोगों ने प्रश्न किया, कितना प्रश्न किया,
बहुत सारे प्रश्नों को मैंने किया और जो कि इंपॉर्टेंट थे। और मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ ये सारे प्रश्न मैंने पहले भी करा रखा है। जी हाँ, पहले भी करा रखा है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं, इसके बाद भी और भी हमारे क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देखिए, वीडियो को फास्ट करके देखिए क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग बोल रहे थे कि सर लाइव क्लास कब लेंगे, तो देखिए 2-3 बजे के बाद हम कभी भी ले सकते हैं क्योंकि आज एग्जाम था। ठीक है, तो उन लोग को आने दीजिए, उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जो भी लिंक जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सबसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।